सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फोर्थ, उड़ान का फोर्थ चैप्टर है किफ़ायत। किफ़ायत यानी बचत। किस तरह से हमें बचत करनी चाहिए, बिना बचत के हमारा काम नहीं चल सकता। हम बहुत ज़्यादा बेफिजूल खर्ची हो जाएंगी। जैसे फिजूल खर्ची हो जाएगी वो हमारी, अगर हम अपने जो हमें मान लो पॉकेट मनी मिल रही है बच्चों को, तो उसकी भी हमें किस तरह से बचत करनी है और अपने इच्छाओं की भी पूर्ति करनी है। तो ये एक कहानी है अप्पा राव की, जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करता था। उसके बारे में, एक बच्चे के बारे में है, जो हमें अपने समाज को दर्शानी है कि किस तरह से बच्चों को सुधारा जा सकता है। आप भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन बच्चों को सीख दी गई है जो पैसों का मूल्य नहीं समझते और अपनी अच्छी बुरी आदतों के लिए उनका धड़ल्ले से दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में यदि माँ बाप या कोई अन्य बुजुर्ग उन्हें सही सलाह देता है तो उन्हें बुरा लगता है। देखो, जो तुम्हारी उम्र है बच्चों, वो ऐसी उम्र है, अगर उसमें कोई तुम्हें सही सलाह दे, माता पिता या कोई बुजुर्ग अपने घर के या फिर कोई शिक्षक, आपको कोई भी अगर सही सलाह देगा तो आपको वो बुरी ही लगेगी। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें किसी की सलाह पसंद नहीं आती। सिर्फ अपने यार दोस्तों के साथ अच्छे से रहना और मौज मस्ती करना ही पसंद आता है। तो अब देखिए ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटा सा शांत टापू है मोती। कौन सा टापू है? मोती। मोती टापू एक बहुत छोटी बस्ती है। रेलगाड़ी भी वहाँ नहीं पहुँचती। इस बस्ती के लोग जब शहर जाना चाहते हैं तो पहले 4-5 मील पैदल चलकर एक नहर तक पहुंचते हैं। नहर के किनारे तक जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। बरसात में घुटनों तक कीचड़ चिपक जाता है। नहर के किनारे पहुंचने के बाद रात भर नाव में सफ़र करना पड़ता है। उसके बाद 4-5 मील टांगे में चलने पर गोरती पांडु नाम का एक छोटा सा गांव आता है। गांव से 40 मील बस में जाने पर शहर आता है। इस शहर से मद्रास महानगर पहुंचने के लिए लगभग 400 मील और जाना पड़ता है। देखो बच्चों, कितना ज़्यादा कठिन रास्ता है इसका। छोटा सा टापू है मोती, और उस मोती टापू से शहर पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, यानी कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि रेलगाड़ी वहाँ पहुँचती नहीं है तो बस्ती से शहर जाना बहुत मुश्किल है। 4-5 मील पैदल चलते हैं। उसके बाद नहर आती है। नहर से पक्की सड़क नहीं है तो बरसात घुटनों तक पानी आता है। वहाँ नहर पर पहुँचने के लिए नाव से रात भर चलना पड़ता है। उसके बाद एक छोटा सा गाँव आता है। गाँव से 40 मील दूर जाने पर शहर आता है, और मद्रास पहुँचने के लिए तो लगभग 400 मील और जाना पड़ता है। इस तरह से इस टापू का वर्णन किया है। मोती टापू में एक अप्पा राव नामक 10 साल का लड़का रहता था। गांव में रहते हुए भी वह फिजूल खर्ची करता था। फिजूल खर्ची यानी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता था। वो नाम क्या था? अप्पा राव, और सिर्फ 10 साल का लड़का था। उसकी फिजूल खर्ची का कोई हिसाब नहीं था। उस गांव में एक होटल था। अप्पा राव हर रोज़ वहाँ जाता, इडली डोसे खाता और वक्त बेवक्त बार बार कॉफ़ी पीता था। गांव में सस्ती और खाने की चटपटी चीज़ें बेचने वाले फेरी वालों से भी कुछ ना कुछ खरीद कर खाता रहता था। देखो, गांव में भी बहुत सारी चीज़ें आती थी, उनसे भी वो कुछ ना कुछ खरीद कर खाता रहता था। लेकिन शहर जाकर वो इडली डोसे खाता, कॉफ़ी पीता, इस तरह से वो फिजूल खर्ची करता था। पड़ोसी गांव में भी कभी बाजार लगता तो वहाँ भी जाकर खाने की चीज़ों पर जेब खाली कर देता था। देखो कितना फिजूल खर्ची करता था वो, कि अपने गांव में भी, गांव के बाहर भी, शहर में भी, दूसरे गांवों में भी जाकर सिर्फ वो पैसों की खर्ची ही करता था। कोई किफ़ायत का काम नहीं था। खाने पीने के अलावा उसके लिए अक्सर नए कपड़े भी सिलवाने पड़ते थे। कपड़े संभाल कर रखना वह नहीं जानता था। वह अपने कपड़ों को बेहद गंदे कर लेता था। अपने साथियों से लड़ता झगड़ता और कुश्ती लड़कर कपड़े फड़वा लेता था।
तो देखो बच्चों, वो किस तरह से फिजूल खर्ची करता था कि जो खाने पीने की चीज़ें थी वो तो थी ही, लेकिन उसके लिए अक्सर नए कपड़े भी बनवाने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने गंदे रखता था उनको, बहुत मतलब गंदे रख के उनको यार दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े करते हुए उनको फड़वा भी लेता था। तो इस तरह से वो फिजूल खर्ची हर चीज़ में ही करता था। अब तुम सोच रहे होंगे कि हमारे घर वाले तो हमको ऐसे नहीं करने देते थे। तो तुम अच्छे बच्चे हो, अगर तुम फिजूल खर्ची नहीं करते, अपने माता पिता के बारे में सोचते हो, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर तुम भी ऐसे ही करोगे तो तुम भी अब पराओ बन जाओगे। इसलिए अपने को बहुत अच्छा बच्चा बनना है। हर रोज़ उसकी एक पेंसिल खो जाती थी, किताबें कॉपियाँ फट जाती थी, नई किताबें खरीदने के लिए शोर मचाने लगता था। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि पैसा कैसे और कहाँ से आता है। अब देखो, अपने माँ बाप को परेशान करने के लिए वो क्या करता था, रोज़ाना एक पेंसिल खो देता, किताबें कॉपियाँ फाड़ देता था, नई किताबों की जिद करता था। और वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझता कि हमारे माता पिता को कितना कष्ट होता होगा, लेकिन वो तो सिर्फ अपने शौक़ पूरे करने के लिए उनको परेशान करता था। वह अक्सर अपनी माँ के सामने रो रो कर जिद करके पैसे ले जाता और पड़ोसी गांव में चलती फिरती फिल्म देखकर आता। इकलौता बेटा था, इसलिए उसके पिताजी उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर उसे नाराज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन कई बार उन्होंने अपने बेटे को यह समझाने की कोशिश की कि पैसा ज़रूरी चीज़ है, उसे कैसे कमाया जाता है, उसे कितनी किफ़ायत के साथ खर्च करना होता है, पैसे के बिना क्या क्या मुसीबतें हो सकती हैं। उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वह पिता के सामने ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने का दिखावा करता था, पर बाहर निकालते ही सब भूल जाता था। वो तो अपने माता पिता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाता था कि किस तरह से उनकी बातें सुन रहा है, लेकिन उसके ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता था। अब वह सिगरेट भी पीने लगा। पिताजी को जैसे ही यह पता चला, वे मन ही मन बहुत निराश हुए। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उनका बेटा बिगड़ता जा रहा है। उसे गलत रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, पर वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब देखो, जो बच्चा 10 साल का है, जो पढ़ता लिखता नहीं है, फिजूल खर्ची करता है, अब वो बच्चा मानो सिगरेट भी पीने लगा तो माता पिता पर क्या बीतेगी, कितना दुखी होंगे वो। ये एक तरह से माता पिता को परेशान करने वाली बात हो गई, या माता पिता के लाड प्यार को उसने गलत तरीके से लिया है कि ये तो मुझसे कुछ कहेंगे नहीं, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, इसलिए जितना ऐशो आराम कर सकते हो कर लिया जाए। एक दिन उन्होंने स्कूल के मास्टर के पास जाकर अपने बेटे का सारा हाल सुनाया और कहा, मास्टर साहब, अब उसको सुधारने का काम आपका ही है। यह कहते कहते उन्होंने लंबी सांस ली। लाज और शर्म से उनका सिर नीचा हो गया और आगे मुंह से कोई शब्द ना निकले। मास्टर अप्पा राव के पिता से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया, हिम्मत बंधवाई और ये कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक दिन स्कूल में मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोपहर को हमारे घर आ जाना। अप्पा राव हक्का बक्का रह गया। यह सोचकर घबराने लगा कि मालूम क्या क्या सवाल पूछेंगे। क्या सबक एक बार फिर पढ़कर याद कर लिया। पहाड़ों की याद आते ही उस पर पहाड़ टूट पड़ा। पहाड़े यानी टेबल्स। उसने ऐसे लर्न कर लिए सब चीज़ें कि वो तो बहुत ही घबरा गया कि पता नहीं मास्टर साहब क्या क्या पूछेंगे। मौखिक गणित की बात सोचते ही उसका चेहरा सूख गया। डर के मारे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह मास्टर जी के घर पहुंचा और दरवाजे के पास सहम कर खड़ा हो गया। देखो, वो मास्टर जी से कितना डरा हुआ था, क्योंकि वो पढ़ता लिखता तो था नहीं। उसको लगा अब तो मास्टर जी सबके सामने बेइज्जत करेंगे और उसको स्कूल से निकाल देंगे। अप्पा राव को दरवाजे के बाहर देखते ही मास्टर साहब ने बड़े प्यार से उसे अंदर बुलाया। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। अप्पा राव की जान में जान आई। अब तक जो दिल धड़क रहा था वह जरा संभल गया। मास्टर साहब ने उसको चटाई पर अपने पास बिठा लिया। क्यों बेटा, परीक्षा नज़दीक आ रही है, खूब तैयारी हो रही है ना।
अप्पा राव ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसका दिल घबरा रहा था कि ना मालूम अब क्या पूछ बैठे। लेकिन मास्टर साहब ने उससे और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अखबार हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब देखिए अप्पा राव की दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि उसने सोचा कि अब तो पता नहीं मास्टर जी मुझसे क्या क्या पूछेंगे। अब तो उन्होंने परीक्षा का भी जिक्र कर दिया है, आज तो मेरी खैर नहीं। जबकि वो आने से पहले कितना कुछ पढ़कर आया था। उसने जैसे पहाड़ों की याद आई तो वो पहाड़े यानी कि टेबल्स लर्न करने लगा, कुछ जैसे जो भी आसपास के दिनों में उसको पढ़ाया था वो लर्न करने लगा। गणित में जैसे उसको ओरल, मैथ्स में उसका ओरल जैसे जितना भी कुछ करवाया था वो सब उसने याद कर लिया। तब वो मास्टर जी के पास पहुंचा। अभी तक उसको नहीं पता मास्टर जी क्या कहने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसको अगली क्लास में हम फिर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। आप इसको दोबारा अपने घर पे अपनी बुक से पढ़ना, तब आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।